नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और वीडियोस आने में थोड़ा सा समय लग जा रहा है, 2 के बदला 4 दिन लग जा रहा है, थोड़ा सा काम का प्रेशर है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं, क्योंकि मुझे खुद की पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है। थोड़ा सा मैनेज कीजिए आप लोग। हम सभी जानते हैं कि लूसेंट सीरीज चल रहा है, 30 क्लासेस में ख़त्म करने हैं और आज 18वां क्लास। 18वें क्लास में देखिए यहाँ जो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये 18वां क्लास है। 18वें क्लास में लूसेंट में 170 से 180 पेज और हमारा जो नोट्स बना है वो 133 से 141 पेज, लगभग सेम के आसपास। लेकिन हम जो लिखते हैं वो तो ज़्यादा पेज में ही होता है। कितना कुछ है इसमें, ये मैं आपको एक बार सीधे नोट्स पे ले जाके दिखाता हूँ। आज 18वां दिन है लूसेंट का। और कहीं भी कोई भी यूट्यूब वीडियो, देखिए आप लोग कहते हैं ना सर 3 दिन 4 दिन लगा दे रहे हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी इतना सारे कंटेंट एक बार में ला के नहीं डालता है, क्योंकि उसे क्या करना है, पैसे कमाने हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, नंबर ऑफ़ वीडियो, लंबे लंबे वीडियो बनाने हैं। मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे ख़त्म करना है लूसेंट। मुझे इस लूसेंट को 30 दिन के क्लास में ख़त्म करना है। तो आज 18वां दिन है और 18वें दिन हम लोग संविधान चल रहा है। संविधान में 170 पेज से मैंने शुरू किया हुआ था। देखिए हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, मैं पहले एक बार रिकैप जल्दी से कर देता हूँ। संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उनके वेतन भत्ते के बारे में, उनके योग्यता के बारे में, उनके पदत्याग की विधि के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, हर तरह की शक्ति, कौन कौन सी शक्ति, नियुक्ति संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद सदस्यों का मनोनयन, आपातकालीन शक्ति। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद ये सब आते हैं संघीय कार्यपालिका में। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। उसके बाद संघीय संसद पढ़ेंगे। उसके बाद संघीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी आते हैं। उसके बाद जितने जो भी डिटेल हैं, लोकसभा में जो भी पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्ते, कार्य अधिकार, कार्य क्षेत्र, उनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्य, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद भारत का महान्यायवादी, उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद भारत की संचित निधि, उसके बाद भारत की आकस्मिकता निधि, उसके बाद संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय पूरा पढ़ेंगे, उनके न्यायाधीश, योग्यता, पद मुक्ति, वेतन भत्ते, उनके अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय में भी हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सब पर एक एक वीडियो अलग अलग बनाते हैं और आपको क्या करेंगे, 7 दिन में 7 वीडियो दे देंगे। आप लोग खुश हो जाइएगा, भाई डेली वीडियो आ रहा है, मुझे समय इसी में लगता है। आप भी पढ़िएगा ध्यान से, तो आपको 2-3 दिन का समय लगेगा इसको पढ़ने में, क्योंकि पढ़ना है, केवल रट्टा नहीं, सीधे एकदम रीडिंग करते हुए नहीं जाना है, समझना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत कुछ है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को 1 मिनट भी, हम लोग डिटेल में सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो आज है 18वां दिन। 18वां दिन में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं संघीय कार्यपालिका से। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अपने पहले के वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं, बाकी के 17 वीडियो या स्पेक्ट्रम का सीरीज़ मैंने भी स्टॉप कर रखा है, मैं उसे शुरू करूँगा, जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएगा। 8-10 चैप्टर मात्र बचे हुए हैं। 800 पेज की का स्पेक्ट्रम बुक है, मेंस की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। खैर अभी तो प्रारंभिक परीक्षा निकालना बहुत ज़रूरी है। तो संघीय कार्यपालिका, तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या चैनल के प्लेलिस्ट में लूसेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ देख सकते हैं। संघीय कार्यपालिका में ये तीनों आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सबका प्रधान होता है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 में रखा है। सबका प्रधान होता है ये। लेकिन
इसके साथ एक फैक्ट ये भी है कि नाम मात्र कार्यपालिका होती है, ओनली साइनिंग अथॉरिटी रहते हैं, साइन करना है इनको बस, इनको काम वाम कुछ करना नहीं रहता, काम सब करके लोग देता है, इनको केवल साइन करना होता है। नाम मात्र कार्यपालिका है। एक्चुअल कार्यपालिका कौन है? ये लोग हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। काम तो ये लोग करते हैं, खाली ये लोग इनके पास साइन करवाने चले जाते हैं और ये साइन कर भी देते हैं। तो राष्ट्रपति को इसलिए कहा गया है नाम मात्र कार्यपालिका। भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के तहत इनके पद की व्यवस्था है हमारे संविधान में। ये इतना समझ गए। चलिए जानते हैं कौन सी योग्यता है जो कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उपयुक्त है, ज़रूरी है। योग्यता, पहले तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य के निर्वाचन योग्य हो, यानी लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के योग्य हो, चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो, कोई नौकरी चाकरी या कुछ ऐसा पद ना हो जिससे उनको इनकम हो रही हो। और इतना होने के बाद, इतना तो सबके पास रहता है, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। अब ये निर्वाचक मंडल क्या है भाई? ये तो समझ में आ गया कि 50 गो सदस्य प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक, लेकिन निर्वाचक मंडल क्या है? तो निर्वाचक मंडल जो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उन्हीं को मिला के एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है। उसमें से 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए जो कि प्रस्ताव दे रहे हों, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 लोग स्वीकार करने वाले होने चाहिए। और इसके बारे में पूरा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे। ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान दीजिएगा। मैंने 2 बार ऐसे इस प्रश्न को जो है फेस किया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस माध्यम से होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, दोनों ही हैं। ये प्रणाली पद्धति है। ये एक परसेंटेज लिया आता है कि क्योंकि होता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है, तो दोनों का अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग अनुपात में सदस्यों को जोड़ा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये वर्ड आपको जहां मिल जाए उसी में टिक मारिएगा। पद त्याग की विधि, देखिए अब पद त्याग कैसे करते हैं, 2 तरीका है। एक तो खुद त्याग पत्र दे देंगे उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे देंगे, या फिर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन 14 दिन पूर्व सूचना। ये बार बार प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों में प्रश्न छुपा हुआ है। प्रश्न आ जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व उनको सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व कि हम आप पे महाभियोग लगाने जा रहे हैं। महाभियोग मतलब जिस सदन में महाभियोग लगा है उसका 2/3 मत, मतलब 2/3 भाग जो सदस्य हैं वो कहते हैं राष्ट्रपति को हटा दो, महाभियोग लग गया। और महाभियोग लगने के बाद जब ये 2/3 मत पूरा हो जाता है तो उस पर जो है सबका सिग्नेचर हो जाता है और अंततः उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं और राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जाता है। जो मुक्ति हो जाती है पद से, पद तो खाली हो गया, तो ये रिक्ति 6 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने महीने के अंदर उनकी जो रिक्ति है, खाली पद है, उसको पूरा करना है? 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति जब नहीं रहते हैं, मान लीजिए बीमार पड़ गए, एकदम से देहांत हो गया, तो उनकी अनुपस्थिति में क्या होता है? उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उनके अनुपस्थित होने पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो गए तब तो कोई अन्य न्यायाधीश काम करेंगे, वरिष्ठ जो होंगे। वेतन एवं भत्ता जानते हैं राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया वेतन है। अब ये 5 लाख रुपया बेसिक है, अभी डीए टीए और सारी सुख सुविधा अलग से है। और ये पूरा पैसा जो इनको मिलता है टैक्स फ्री होता है, कोई कर नहीं लगता उस पर, इनकम टैक्स फ्री होता है, आयकर मुक्त होता है। निःशुल्क निवास मिलता है, भत्ते मिलते हैं और 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी मिलती है रिटायर होने पर। तो ये वेतन एवं भत्ते हो गए। तो ये समझ गए। देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ने के बाद भी हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, उत्तर गलत हो जाते हैं।
चलिए अब इनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ट्रेलर में बताया था कि सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नियुक्ति की शक्ति, विधायी शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद सदस्यों का मनोनयन और आपातकालीन शक्ति। देखिए सबके बारे में आराम से समझ लेने पर ना आपको क्या होगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, कौन कौन से लोगों की नियुक्ति करते हैं भैया राष्ट्रपति? तो देखिए नियुक्ति संबंधी कौन कौन से लोगों की नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है? जो बहुमत की पार्टी होती है उसका प्रमुख नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री दे दिया गया कि फलाना आदमी को प्रधानमंत्री बनना है, तो राष्ट्रपति केवल उसको नियुक्ति करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर जो इनके मंत्रिपरिषद होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ये हो गया। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जज कहिए उसको, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये तो हो गया। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी, यूपीएससी अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग के सदस्य, इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब आते हैं विधायी शक्ति पर। कुछ और चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए, भारत के राजदूत की नियुक्ति करते हैं। अल्पसंख्यक पिछड़ा आयोग, भाषा आयोग, जो भी इम्पोर्टेंट आयोग है, सबके सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो आप लोग याद करने के लिए एक साथ याद कीजिए, संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग, भाषा आयोग, सबके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये हो गया नियुक्ति से संबंधित। अब विधायी मतलब जानते हैं क्या होता है? विधायी मतलब नियम कानून से संबंधित। अब जैसे देखिए, सबसे पहले तो संसद का सत्रावसान, यानी संसद का सत्र शुरू करना हो, भंग करना हो, खत्म करना हो, समाप्ति करनी हो, जो भी संसद की कार्यविधि है, ये राष्ट्रपति को सूचना देके उनकी मर्जी से होता है। संसद का सत्रावसान। लोकसभा को भंग, अगर लोकसभा को भंग करना हो, मतलब अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा को भंग करना है, तो उन सब में जो है राष्ट्रपति का अंतिम हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, अंतिम हस्ताक्षर की। इसलिए लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी रहती है। कानून बनाने में राष्ट्रपति, कोई भी कानून बनता है तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। संसद में विधेयक लाने से पहले सहमति राष्ट्रपति की होनी चाहिए। नए राज्यों की सीमा निर्माण, देखिए सब संसद के द्वारा होता है, लेकिन फाइनली हस्ताक्षर जो होता है वो राष्ट्रपति के होते हैं। धन विधेयक, संचित निधि से जो भी खर्च होगा, ये सब राष्ट्रपति की मर्जी से होगा। संयुक्त विधेयक बुलाना। अब संयुक्त विधेयक मतलब कि कोई विधेयक जो है वो पेंडिंग है, पास नहीं हो रहा, प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा, तो संयुक्त रूप से दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, जो सहमत है उसको, असहमत है उसको। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाना किसी विधेयक पर, यहाँ ऐसे है, थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है। कोई अनुदान की मांग पर राष्ट्रपति की सिफारिश ज़रूरी होती है। तो ये उनके कुछ विधायी अधिकार हो गए। सैनिक शक्ति में देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जल, थल, वायु तीनों के प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो सैन्य बल प्रमुख तो ऐसे हो गए, ये शक्ति हो गई, और सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर परमाणु बम मारना होगा किसी देश पर, चाइना पर, तो सहमति पावर प्रधानमंत्री के हाथ में, सहमति कौन देगा? राष्ट्रपति। अच्छा, राजनीतिक शक्ति में क्या है कि देखिए, राजनीति मतलब होता क्या है? राजनीति का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स, देश से, किसी देश से संबंध स्थापित करना, विदेशी संबंध स्थापित करना, विदेश से व्यापार करना। तो हर चीज़ में दूसरे देश के साथ कोई संधि राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। और विदेशों के लिए राजनयिक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो राजनीतिक शक्ति हो गई। क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72, जी हाँ, क्षमादान की शक्ति किसके
अनुसार है, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है, सजा कम करने की शक्ति है, अगर किसी को मृत्यु दंड दे दी गई है तो उसको उम्र कैद में बदलने की शक्ति है, मतलब वही बात हुआ, सजा कम हो गया, तो ये क्षमा दान शक्ति हो गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद के स्थगन के समय, संसद जब स्थगित हो रही होती है तो उस समय अनुच्छेद 1, 2, 3 कहते हैं ना 1, 2, 3 गो, मतलब जारी कर दिया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को है। उसके बाद संसद सदस्यों का मनोनयन। अब देखिए, संसद में जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12 और आंग्ल भारतीय 2, ये 12 लोग कौन से होते हैं? ये साहित्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, समाज सेवक के क्षेत्र में, तो हर तरह के अलग अलग क्षेत्र से अनुभवी लोगों को राज्यसभा में रखा जाता है अपने विचार प्रकट करने के लिए। और आंग्ल भारतीय जो अंग्रेज हैं, बाहरी हैं लेकिन भारतीय हैं, है ना, उनको जो है वो 2 तरह के वैसे लोगों का सीट जो है राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति में देखिए 352 से 360, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। तो ये राष्ट्रपति शासन जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो बीच में से याद रखिए, जो संविधान जहां लागू नहीं हो रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, कोई भी संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति को लगता है कि संवैधानिक जो तंत्र है वो फेल हो रहा है, विफल हो रहा है, जहां वहां वो 356 लगा देते हैं राष्ट्रपति शासन, सेना का शासन। उसके बाद वित्तीय आपात, मतलब अगर पैसे के लेन देन समझ, भारत की मान लीजिए वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा, वेतन देने में सक्षम नहीं है सरकार, कुछ ऐसी समस्या आ गई, तब जाके जो है 360 लगता है वित्तीय आपात। और राष्ट्रीय आपात, घर के अंदर यानी आंतरिक क्लेश हो रहा हो, आंतरिक जो है दंगे फसाद, कंट्रोल स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर है, तब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत एक और चीज़ है जो परामर्श वाला कहा जाता है कि परामर्श देने की भी शक्ति है, तो अनुच्छेद लेने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं लेकिन मानने को बाध्य नहीं है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हो गई। देखिए थोड़ा थोड़ा करके कितनी सारी शक्तियाँ हैं। तो कभी कभी आता है राष्ट्रपति के नियुक्ति, उनके कार्यविधि, उनकी शक्तियों से संबंधित प्रश्न, तो आप लोग ये सब ध्यान में रखेंगे। एसएससी में खासकर क्वेश्चन आते हैं। एसएससी तो मैं भूल ही गया हूँ कि एसएससी भी होता है, एग्ज़ाम तो आता नहीं है, जो कि हर साल आता था। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, 52 से 62 हो गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए अनुच्छेद 63। चलिए जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये पद। पहले तो जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतदान का अधिकार नहीं है उपराष्ट्रपति को, लेकिन जब बात बराबर मतों की हो जाएगी तो निर्णायक मत, अंतिम मत उपराष्ट्रपति देंगे। ऐसे मतदान नहीं करते हैं राष्ट्रपति, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जब बात बराबर की आ जाएगी तो अंतिम रूप से उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति, वो निर्णायक मत देते हैं, फाइनल वोटिंग करेंगे। कब करेंगे? जब मत बराबर हो जाएंगे। योग्यता क्या है भाई उपराष्ट्रपति की? तो योग्यता देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, चलिए ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत आता है योग्यता। 35 वर्ष की आयु पूरा करने, चलिए ये दोनों तो सेम है, राष्ट्रपति में भी था। देखिए उसके बाद राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, राज्यसभा, वहाँ राष्ट्रपति में लोकसभा, यहाँ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, लाभ के पद पर नहीं हो, और निर्वाचक मंडल की भूमिका, वहाँ भी निर्वाचक मंडल होता है, वो विधानसभा में होता है, माफ़ कीजिएगा, वो वहाँ भी वही निर्वाचक मंडल जो है काम करता है जो राष्ट्रपति के तहत करता है। ये विधानसभा मैंने गलती से बोल दिया। अब देखिए पदावधि जो है अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति को संबोधित करते कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, या फिर बहुमत संकल्प, यानी बहुमत संकल्प से राज्यसभा में कह दिया कि भाई हमें अध्यक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। अगर अध्यक्ष जो है, जो लीडर ही किसी को पसंद नहीं है, तो सब लोग मिलकर एक संकल्प पारित करेंगे, वोटिंग करेंगे और उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उत्तराधिकारी आने तक जो है उपराष्ट्रपति पद त्याग नहीं करता है, चाहे भले ही वो उस बहुमत संकल्प पारित हो चुका हो, लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, तब तक उपराष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में। आइए जानते हैं और कुछ। तो ये तथ्य थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में। अब जानते हैं प्रधानमंत्री एवं
मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 के तहत है। नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 75। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अन्य मंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह से। मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रधानमंत्री के सलाह से। मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी ये फिक्स किया हुआ है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15%, ये 15% डिसाइड राष्ट्रपति के द्वारा किया रहता है। संसद कानून बनाती है। कानून कौन बनाती है? संसद। और हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति की 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है इसको सम्मिलित किया गया था। तो कोई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत जो है मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए? तो 15%। अच्छा, प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है कुल मंत्रियों की संख्या होगी, यह कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्री, देखिए मंत्री जो होते हैं, जितने भी मंत्री हैं प्रधानमंत्री के साथ, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री पीएम, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति चाहे, प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये मंत्री नहीं रहेंगे, इनको हटाइए, तो प्रधानमंत्री कहेंगे, राष्ट्रपति हटा देंगे, साइन हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सारे मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूँ, सारे मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सब जो है राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। मंत्री बनते समय 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो। कोई भी मंत्री जो है को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं है तो उनको होना 6 महीने के अंदर ज़रूरी है। इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं प्रधानमंत्री या फिर सत्ता पक्ष के लोग, जैसे अब निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण राज्यसभा की सदस्य हैं, मतलब एनी हाउस संसद की सदस्य हो गई, उनको वित्त मंत्री बना दिया, हमारा मंत्री रहेगा। नहीं भी है तो उनको बना देंगे राज्यसभा का सदस्य, और क्या। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के हाथ में रहते हैं 12 सदस्य, तो उनमें से वो लोग क्या करेंगे, एक सदस्य किसी को बना दिया और उसको फिर क्या किया, मंत्री बना दिया। ऐसे लोग करते हैं, मिसयूज भी होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख नेता होता है। सरकार की नीति की घोषणा करता है, जो कि सरकार क्या काम करने वाली है, क्या प्लानिंग है। विघटन की सिफारिश करता है, लोकसभा को ख़त्म करना है तो उसकी सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ये प्रधानमंत्री कार्य में बता रहा हूँ। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच माध्य का काम करता है, मीडियन का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की बात राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति की बात मंत्रिमंडल तक पहुँचाता है, लेकिन चलती है प्रधानमंत्री की ही। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहले तो भारत का महान्यायवादी, देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों में भी हमने पढ़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किनकी नियुक्तियां होती हैं? 2-3 को दे देगा और उसी में एक घुसा देगा, पता है क्या? जैसे ऑप्शन दे दिया, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी अध्यक्ष, और उसी में दे देगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो आप तो सोचिएगा कि अरे भैया ये तो सब सही है, करते तो राष्ट्रपति नियुक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर किन की नियुक्ति होती है, बात ये है। तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होंगे, करते राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की सलाह नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्तियाँ जो करते हैं राष्ट्रपति, वो कौन कौन से हैं? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी अध्यक्ष, चुनाव आयोग और वित्त आयोग अध्यक्ष। ठीक है। अब प्रधानमंत्री के त्याग पत्र या मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद विघटित। आप लोग बोलते होंगे ना, मोदी जी को इतनी खतरनाक सिक्योरिटी क्यों मिलती है? मोदी जी को नहीं मिलती, वो पीएम को मिलती है, कोई भी पीएम हो। क्यों? क्योंकि पीएम जैसे ही मर गया ना, पीएम को कुछ हो गया ना, तो पूरा मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है, चुनाव होना पड़ जाएगा, सबका खत्म। मंत्री गया, कहानी खत्म। चेस में राजा खत्म होता है, सब खत्म। यहाँ प्रधानमंत्री खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, मतलब यहाँ राजा प्रधानमंत्री है।
सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? जवाहरलाल नेहरू के था। 16 साल 9 दिन, देखिए 16 ईयर्स वाई 9 महीना 9 मंथ 12 डेज, 16 साल 9 महीना 12 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, कौन थे वो? चौधरी चरण सिंह। ये कुछ अन्य तथ्य मैं बता रहा हूँ। जो कभी लोकसभा नहीं गए, चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल। देखिए होता क्या है ना कि प्रधानमंत्री पर किसी का विश्वास नहीं है या कोई मैक्सिमम सदस्य अगर संतुष्ट नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। हाल ही में मोदी जी के खिलाफ जो है 1.5 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था, नहीं पारित हुआ। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के पास जो है वोटिंग ज़्यादा थी, उनके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े, तो उन्होंने विश्वास मत प्राप्त कर लिया। लेकिन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि हट गए थे, वो विश्वास मत उनको नहीं मिला, सारे अविश्वास, सबने अपना अविश्वास ही दिखाया उनमें। कौन? विश्वनाथ प्रसाद सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री जो बने रहे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 18 या 19 दिन तक बने रहे थे। सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे राजीव गांधी। सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे थे जगजीवन राम, 32 साल तक वो कैबिनेट मंत्री रहे थे, सोचिए 6 साल तक। तो ये कुछ तथ्य हो गए। अब जानते हैं संघीय संसद के बारे में। अनुच्छेद 79, देखिए अनुच्छेद 79 संघीय संसद हो गया, उसमें उच्च जो सदन होता है वो राज्यसभा होता है, तो इसके ऊपर 80 जो है राज्यसभा हो गया। और राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, निचला सदन। ये उच्च और ये निम्न, राज्यसभा उच्च और लोकसभा निम्न। तो लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और अनुच्छेद 79 में पूरा संसद, पूरा संघीय संसद, इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। जानते हैं पहले उच्च सदन के बारे में, अनुच्छेद 80 के बारे में। राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। 233 जो कि चुन के आते हैं और 12 की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, तो 233 + 12। न्यूनतम आयु जो है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, होता नहीं लोकसभा 5 साल में भंग होता है, फिर वोटिंग होता है, फिर सरकार बनती है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब अगर मैं बना तो मुझे 6 साल के बाद हटा दिया जाएगा। मेरी बारी क्या कब आएगी? 6 साल के बाद, क्योंकि 2-2 साल पर 1/3 लोग हट जा रहे हैं। अगर 90 आदमी हैं तो 2 साल पर 30 आदमी हटेगा, वहाँ पे 30 आदमी आ गया, अब वो स्थिर है। अगले 2 साल के बाद अगला 30 आदमी हटेगा, फिर अगले 2 साल के बाद लास्ट का जो 30 है उसका बारी आ जाता है। तो प्रत्येक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जनरली 6 साल का। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। सभापति जो होते हैं, पदेन सभापति, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपसभापति कोई भी निर्वाचित सदस्य हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपसभापति की नियुक्ति कैसे होती है, तो कोई भी एक निर्वाचित सदस्य जिसको सब कोई मान ले कि भाई आप ही हमारे उपसभापति हैं, तो वो इमरजेंसी के लिए रहते हैं, जनरली वो सदस्य ही होते हैं। त्याग पत्र जो है दे के हट सकते हैं। सभा का सदस्य अगर नहीं हो तो उपसभापति नहीं बनेंगे, हट जाएंगे, या फिर सर्वसहमति से हट जाएंगे। ये दोनों के लिए लागू होती। यहाँ ये तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये जो है उपसभापति के लिए है। राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होता है। देखिए मैंने बताया ना, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद को राज्यसभा से ज़्यादा मतलब नहीं है। धन विधेयक राज्यसभा में औपचारिकता है। औपचारिकता मतलब क्या होता है? फॉर्मेलिटीज़। मतलब कि हम राज्यसभा में कोई अगर धन विधेयक भेजेंगे, वो पास हो चाहे नहीं हो, 14 दिन में अपने आप पास हो जाता है। 14 दिन में अपने आप पास माना जाता है, कीजिए चाहे नहीं कीजिए। तो एक औपचारिकता है। धन विधेयक जाता है राज्यसभा में, लेकिन औपचारिकता, ना ही स्वीकार ना बदलाव, आप ना ही उसको अस्वीकार कर सकते हैं, ना ही उसमें बदलाव कर सकते हैं। आपको उसको पास करना ही करना है, और नहीं कीजिएगा तो 14 दिन में पास मान लिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो औपचारिकता ना है एक तरीके का। तो ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा अधिवेशन वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। देखिए प्रश्न आता है, राज्यसभा अधिवेशन किनके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कब? तो वर्ष में 2 बार। कब बुलाया जाता है? वर्ष में 2 बार। थोड़ा कैमरा स्टेबल कर लूँ मैं। वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है।
पहली बार गठन कब हुआ था राज्यसभा का? 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा में किनका किनका प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, स्थान है भारत में जहाँ पे राज्यसभा है? ये नहीं है, राज्यसभा का कोई मेंबर ही नहीं है वहाँ से। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, लगभग सब के सब जो है केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं लोकसभा, अनुच्छेद 81, निम्न सदन बोला जाता है इसको, निम्न सदन, सारा काम यहीं पे होता है। निम्न सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका कार्यकाल फिक्स है 5 साल। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दो जो है, कोई भी 2 निर्वाचित सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। मूलतः 500 सदस्य होने चाहिए अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वर्तमान में ये संख्या 552 कर दी गई है अधिकतम, लेकिन कितने उपलब्ध हैं? 545। देखिए, पहले बेसिक संविधान में 500 सदस्य रखा गया, बाद में चेंज करके 552 कर दिया गया, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और अभी उपलब्ध हैं कितने? 545, जिसमें 524 क्या हैं? 524 निर्वाचित हैं, 19 की नियुक्ति होती है, और 2 गो जो है वो आंग्ल भारतीय हैं, 2 गो आंग्ल भारतीय के अनुच्छेद 331 के तहत। तो ये हो गया। देखिए, 524 प्लस 19। लोकसभा में अनुसूचित जाति के सदस्य कितने होते हैं? 47। ये पहले संख्या 84 थी, अनुच्छेद 330। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पे 524 और 19 क्यों लिखा है। 524 तो जो हमारे स्टेट हैं उनसे, और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जिसमें इन केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं है एक भी, राज्यसभा में नहीं है, लेकिन लोकसभा में 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, 524 राज्य से आते हैं, 2 आंग्ल भारतीय, हो गया 552। लोकसभा में अनुसूचित जाति सदस्य 47, जो कि पहले कितने थे? 84 थे। कभी कभी पूछ दिया जाता है पहले कितने थे, और कौन सा अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत। सीटों की संख्या 2026 तक सीमित की गई है। 84वां, देखिए मैंने संशोधन नहीं लिखा है, सीधे लिख दिया 84वां, मतलब 84वां मतलब 84वां संशोधन हो गया 2001, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली में लिखा है बाहरी दिल्ली। मैंने बाहरी दिल्ली क्यों लिखा है? दिल्ली, बाहरी शब्द जो है लूसेंट में भी यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर भी एक अलग लोकसभा क्षेत्र है। उसके बाद सबसे कम लक्षद्वीप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है, और सबसे छोटा चांदनी चौक, ये देखिए नई दिल्ली के अंदर है, ये अलग लोकसभा क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है। तो याद रखिएगा इस तथ्य को। सबसे अधिक मतदाता वाला दिल्ली में बहुत गैदरिंग है कि नहीं? तो दिल्ली, बाहरी दिल्ली। सबसे कम लक्षद्वीप, छोटा सा जगह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है लद्दाख। लद्दाख में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या कम है, लेकिन लद्दाख क्षेत्र बड़ा है। और सबसे छोटा क्षेत्र चांदनी चौक, लोकसभा क्षेत्र। अच्छा, लोकसभा सदस्य हेतु योग्यता, मैं अंडरलाइन कर दूँ इसको। लोकसभा सदस्य हेतु योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ये 25 वर्ष की आयु जो होता है ये राज्यसभा में 30 वर्ष होता है। लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भी जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहें तो 5 साल के पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का प्रश्न आए कि लोकसभा कब भंग होता है या हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। जनरली अगर पूछे कि सामान्य तौर पर कितने साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल का। आज तक जो है 8 बार ऐसा हो चुका है। जी हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया गया है। कितनी बार? 8 बार। कार्यकाल में वृद्धि भी हो सकती है। अगर 5 साल है तो जरूरी नहीं कि 5 साल होगा। कभी आपात स्थिति आ गई, युद्ध छिड़ गया, तो उस समय तो भाई हम जहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है बाहर, तो देश के अंदर तो चुनाव तो नहीं करवा सकते हैं भाई, पहले हमें सुरक्षा देखना है। तो उस स्थिति में आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाता है, और 6 माह से अधिक जो है नहीं रहता है। 1976 में एक साल आया था, जब याद होगा आपको, 75 में इमरजेंसी लागू हुई थी, तो 76 में 2 बार बढ़ाया गया था लोकसभा कार्यकाल। आगे देखते हैं।
दो लोकसभा बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो, मतलब एक साल में 2 गो बैठक कम से कम होना चाहिए। बैठक हेतु 10% कम से कम आदमी रहने चाहिए। ऐसा नहीं 2 आदमी आके आपस में आऊ माऊ चाऊ करके, है ना, और कुछ भी पास करवा लिए, ऐसा नहीं है। कम से कम टोटल संख्या का 10% लोग उपस्थित होगा तभी संसद चलेगा, नहीं तो संसद क्या हो जाएगा, सत्र को वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन 108 तो नाम सुना होगा 108 एम्बुलेंस का। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। विधेयक अगर क्यों बुलाया जाता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है भाई दोनों को एक साथ बुलाने के लिए? तो देखिए, दो पक्ष एक साथ सरपंच साहब क्यों बुलाते हैं? जब दोनों में झगड़ा होता है तो वैसी प्रकार अगर कोई विधेयक अस्वीकार कर दिया गया किसी सदन में तो उसको पास करवाने के लिए जो है अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। दोनों को साथ साथ, लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ साथ बुला लिया जाता है। कोई संशोधन होना है, उस पर सहमति नहीं है, उस पर असहमति है, नाराज हैं लोग, स्वीकार नहीं हो रहा, तब भी बुलाया जाएगा। विधेयक पारित होने में 6 माह से, कोई विधेयक नियम कानून बना और पारित होने में 6 माह से अधिक समय लग गया, लटका हुआ है, तो फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उसका सॉल्यूशन होगा। तो संयुक्त अधिवेशन, ये 3 कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। और कौन बुलाते हैं याद रखिएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा 108। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति, उपसभा भी अनुपस्थित हो तो कोई भी पीठासीन सदस्य जो है वो हो सकता है। संसद में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक दिन में 20 ही होता है। धन विधेयक में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा तो मैंने बताया था कि औपचारिकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है और बहुमत मिलना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, क्योंकि लोकसभा के ही मंत्री हैं, लोकसभा के ही प्रधानमंत्री हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो केवल लोकसभा में आएगा। तो समझ गए इतना चीज़, आगे चलते हैं। अब जानते हैं लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। देखिए, यही पदाधिकारी होते हैं। स्वयं के सदस्यों में से इनका चुनाव होता है, एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जान लीजिएगा, यही 2 होता है। 14 दिन पूर्व सूचना पर जो है इन्हें पद से हटाया जा सकता है, वही वाला है राष्ट्रपति वाला कानून। लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा तक रिक्त नहीं करता, मतलब जब तक अगला लोकसभा नहीं आ जाए, अगला लोकसभा अध्यक्ष नहीं आ जाए, तब तक जो पहले अध्यक्ष था वही बना हुआ रहेगा। अच्छा, कार्य एवं अधिकार क्या है? देखिए, संसद के प्रश्नों को स्वीकार करना, नियमित करना या उन पर रोक लगाना, ये उसका कार्य है। भैया अध्यक्ष है। कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, है ना, या फिर सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव, ये सब अध्यक्ष की अनुमति से होता है। अब बहस जो है रुकवा सकता है, कोई चीज़ पर बहस चल रही हो, मान लीजिए रेलवे के प्राइवेटाइजेशन, रेलवे के निजीकरण पर बहस चल रही है, लड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो चाहे लोकसभा अध्यक्ष तो वहीं पे बहस को रुकवा सकता है, बोल सकता है बंद कीजिए, बहुत हो गया। भाषण की अनुमति देगा, आपको कितना देर बोलना है, क्या बोलना है, आपको बोलना है कि नहीं बोलना है, ये वही बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष। कब बोलना है, कौन से नंबर में, क्रम, समय निर्धारण, सब वो निर्धारित करते हैं। विधेयक प्रस्ताव पर मतदान जो है करवाना उन्हीं का काम है। उसके बाद और कुछ जानते हैं क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। देखिए, संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार, अगर जैसे आपने सुना होगा संसद के पटल पर रखा जाता है कोई चीज़, कोई भी लेटर, कोई भी ऐसा प्रतिवेदन हो, तो संसद जो है सीधे जाके संसद के सदस्य नहीं पहुंचते राष्ट्रपति के पास, ये सब मिलके अध्यक्ष को देते हैं और अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति से बात करता है। प्रधानमंत्री भी हैं तो प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्ति होगी ना, तो प्रधानमंत्री लिस्ट दे देंगे कि ये लोग को मंत्री बनाना है, किनको देंगे, अध्यक्ष को, और अध्यक्ष जाके राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा के लाते हैं। तो संसद एवं राष्ट्रपति के बीच मीडियम का ये जो है मध्य पत्र व्यवहार का जो है ये
काम करते हैं। विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, या ये निर्णय सही है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक 5 साल रहा था। प्रथम अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम। तो अभी कौन है आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जो है, आप लोग का काम है कि अभी कौन अध्यक्ष हैं ये नोट करके रखना, अपनी नोटबुक में दर्ज करना। अब संसद से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी जान लीजिए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को मैंने शामिल किया है। पहला है कि एक व्यक्ति एक सदन में का सदस्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य है और वही व्यक्ति जो है राज्यसभा का भी सदस्य है। एक ये समस्या है। उसके बाद संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर होता है। संसद का सदस्य बनने योग्य हैं कि नहीं हैं, ये राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह लेके डिसाइड करते हैं। 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त। अब देखिए लोग कितने तेज हैं, हमारे संसद के सदस्य कितने तेज हैं। 59वां दिन नहीं आएंगे और 60वां दिन पहुंच जाते हैं कि नहीं आज गए तो क्या होगा, सदस्यता खत्म हो जाएगी। 40 दिन की गिरफ्तारी मुक्ति होती है सिविल मामलों में। अगर कोई क्राइम हो गया आपसे, छोटा मोटा क्राइम, या आप पे चोरी का आरोप लग गया, आप पे मारपीट का आरोप लग गया, कुछ ऐसा थोड़ा मोड़ा ऐसा आरोप लगा है, तो आपको 40 दिन की गिरफ्तारी से मुक्ति दी जाती है। 40 दिन तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सब कुछ चलेगा लेकिन अब गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन ऐसा केवल सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं है। आपराधिक मामले मर्डर, रेप, टेररिस्ट एक्ट, तो इन सब मामलों में नहीं, ये सब आपराधिक मामले हैं। पेंशन व्यवस्था जो है 1976 से है, संसद को जो पेंशन मिलती है, बाकी सरकारी कर्मचारी को पेंशन खत्म कर दी गई। बिना सदस्यता के भाग लेने या मतदान करने पर प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना लगता है। आप सदस्य नहीं हैं फिर भी घुस जा रहे हैं लोकसभा में, संसद में, तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। अब है भारत का महान्यायवादी। चलिए जानते हैं महान्यायवादी। महा मतलब तो जानते होंगे बड़ा आदमी, न्यायवादी न्याय करने वाला, मतलब भारत सरकार का वकील है, ये समझिए। केंद्र सरकार का जो है ये वकील है। प्रथम विधि अधिकारी, नियम कानून का अधिकारी, अनुच्छेद 76 के तहत इसकी व्यवस्था है हमारे संविधान में। देखिए, भारत का महान्यायवादी ना ही संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल सदस्य होता है, माने ना ही वो सांसद होता है ना मंत्री होता है, लेकिन बोल सकता है, मत नहीं दे सकता, मतदान नहीं कर सकता। मतदान करेगा तो क्या होगा, 500 रुपये जुर्माना लग जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे ये पद धारण रख सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता योग्यता होनी चाहिए। जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी जज को चुनने के लिए रखी जाती है, वही योग्यता इसमें भी होनी चाहिए, तभी ये महान्यायवादी महान्यायवादी एक तरह का जज समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फ्री है, वो मुकदमा किसी भी चला सकती है, और ये जो है भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है। भारत के किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार है इसको, और सहायता हेतु जो है, इसकी सहायता हेतु 1+2 एक मुख्य और 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति, यानी ये लोग भी विधि नियम कानून के अच्छे जानकार होते हैं। अब आते हैं राज्य का महाधिवक्ता। देखिए, केंद्र में होता है महान्यायवादी, यानी केंद्र सरकार की तरफ से वकालत करने वाला। राज्य की तरफ से वकालत करने वाला कौन होता है, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत इसकी व्यवस्था है। राज्य का सर्वोच्चम कानून अधिकारी होता है, ये केंद्र का होता है, ये राज्य का होता है, यही अंतर है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, क्योंकि राज्य में जो हेड होता है वो राज्यपाल ही होता है। अब जानते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक इसकी व्यवस्था है। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही होती है। जैसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, अभियोग द्वारा वही होता है। पदावधि 6 वर्ष या 65 आयु जो पहले पूरी हो। मतलब कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 61 साल की उम्र में ज्वाइन किया, तो
तो वो 4 साल रहेगा, वो 6 साल नहीं होगा, क्योंकि 6 साल पूरी होने से पहले वो 65 वर्ष पूरा कर ले रहा है। तो चाहे 6 साल पूरा हो जाए उसका कार्यकाल, या फिर 65 साल का उम्र हो जाए उसका, दोनों में से जो पहले होगा वही होगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई भी लाभ का पद या कोई भी दूसरी नौकरी नहीं कर सकता। 65 में रिटायर हुआ तो क्या नौकरी करेगा। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, जानता है सरकार का धन कहाँ सुरक्षित है, इसलिए कहीं पर नौकरी नहीं कर सकता। केंद्र से संबंधित प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को देता है, राज्य से संबंधित राज्यपाल को देता है। देखिए, केंद्र से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो राष्ट्रपति तक पहुंचा देता है, और राज्य से संबंधित जो है राज्यपाल को पहुंचा देता है। इसका यही काम है। संसद की लोक लेखा समिति गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में ये काम करता है। नाम है इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये गाइड की तरह काम करता है संसद को। अब आते हैं भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266। संचित निधि, संचित करके रखना। देखिए, नाम जो है ना, ये वर्ड से आप पकड़ लीजिए, संचित। भारत सरकार को प्राप्त सभी प्रकार की आय यहाँ संचित रहती है, सब जमा करके भारत सरकार, समझिए भारत सरकार का गुल्लक है ये संचित निधि। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करने के बाद ही कोई धनराशि इससे निकाली जा सकती है। कोई भी धनराशि निकालना हो ना, 1 रुपया भी निकालना हो, तो उसके लिए संसद में कानून पास होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और तब जाके उसमें से पैसा निकलेगा। लेकिन ये सब जो है नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले हो जाना चाहिए। जो विनियोग की विधि है, ये पहला बजट का जो वर्ष होता है 1 अप्रैल, उससे पहले हो जाना चाहिए। बाय द वे, मान लीजिए कि नहीं हुआ और पैसे की ज़रूरत पड़ गई, है ना, तो लेखा अनुदान पारित कर, लेखा अनुदान मतलब अनुदान दीजिए हमें, दान में कुछ पैसा दीजिए, हमें ज़रूरत है, तो लेखा अनुदान पारित करके जो है होता है। कौन कौन सी चीज़ें इससे ली जाती हैं, तो देखिए, राष्ट्रपति का वेतन भेद और भत्ता। ये क्वेश्चन आते हैं, संचित निधि से निम्नलिखित में कौन कौन से जो है खर्च आते हैं, तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष के सभापति या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भारत सरकार पर कोई ऋण हो वो चुकाना हो, कोई अन्य व्यय जो संविधान जो है संसद पे डाली है, संसद को देना है, वो सब जो है कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा ओवरराइट हुआ है। भारत की यहाँ पे अगर आपको बात करना है तो आकस्मिक का नाम सुना होगा, कहते हैं लोग आकस्मिक निधन हो गया, वैसे ही आकस्मिकता है ये। भारत की आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि मतलब इमरजेंसी फंड इसको बोलते हैं, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी में इसमें से पैसा निकाला जाता है 267 के तहत। 266 संचित निधि, आकस्मिक निधि 267। संसद को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि निर्माण शक्ति है, संसद निर्माण करके रखती है। संसद समझिए कि साइड में है ना, बगल में पैसा दबा के थोड़ा सा रखी हुई रहती है, यही इमरजेंसी फंड है। अनवेक्षित व्यय, जो अनप्लान्ड व्यय है उसके लिए, इमीडिएटली कोई खर्च आ गया उसके लिए। अब जानते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368, कौन कौन से विधि है संशोधन की? 3 विधि बहुत प्रचलित है। पहला है साधारण विधि, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में, लोकसभा हो राज्यसभा हो, कहीं भी डाल सकते हैं जहां से संबंधित होगा। चलिए तीनों विधि के बारे में डिटेल में जानते हैं। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि समय की भी बचत करनी है। ज़्यादातर मैं वीडियो रात को रिकॉर्ड करता हूँ, तो रात काफ़ी हो चुकी है, तो आराम से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, जितने अच्छे समझ पाइएगा उतना अच्छा रहेगा। मेरे इसको रिवीजन कर लीजिए तो बहुत सारे प्रश्न आपके मतलब बेस तैयार हो जाएगा। देखिए, साधारण विधि, साधारण विधि में क्या होता है, सिंपली बहुमत। जी हाँ, जिसकी बहुमत, जिसकी लाठी उसकी भेंट, समझ लीजिए। कौन कौन से चीज़ आते हैं इसमें? नए राज्य का निर्माण, राज्य क्षेत्र की सीमा नाम में परिवर्तन, नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों का या प्रशासन संबंधी व्यवस्था, ये सब जो है साधारण विधि द्वारा। प्रश्न आया था, मैंने सीजीएल में ये प्रश्न फेस किया है कि नए राज्य का निर्माण या राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन संशोधन की कौन सी विधि द्वारा होता है, कौन सी विधि द्वारा संशोधन होता है? विशेष बहुमत द्वारा, साधारण विधि द्वारा, या राज्य, या ऐसे करके मतलब ऑप्शंस थे, तो साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत।
देखिए लूसेंट में पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है, मैंने इसको शॉर्ट करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके सामने रखा है। संसद में के उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का मत होना चाहिए, यही विशेष बहुमत है। और न्यायपालिका तथा राज्य के अधिकारों को छोड़ लगभग सभी में लागू होता है। तो ये विशेष बहुमत, एक तो बहुमत हो गया, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। अब विशेष बहुमत मतलब 2/3 कम से कम होना चाहिए। यहाँ ये जब ये होता है तो विशेष बहुमत कम से कम 2/3 होना चाहिए। अच्छा, विशेष बहुमत तथा राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति, इसमें क्या होता है भैया? तो देखिए विशेष बहुमत तो हो गया, 2/3 मत, ये विशेष बहुमत हो गया। प्लस में क्या है? राज्यों के आधे से अधिक विधानमंडल। जी हाँ, विधानमंडल के जो सदस्य हैं, आधे से अधिक राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ, उससे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की सहमति होनी चाहिए। और प्लस में 2/3 मत होना चाहिए संसद का। क्या क्या चीज़ें आती हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन, वही है निर्वाचक मंडल में जो रहते थे ना राज्य के लोग, वही आ गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, केंद्र शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालय स्थापित करना हो, संघ तथा राज्यों के विधायी संबंध, यानी कि विधायी संबंध मतलब नियम कानून वाले जो संबंध होते हैं संघ और राज्यों के बीच में, उसको भी देखना हो, उसमें कुछ चेंज करना हो। 7वीं अनुसूची क्या है? समवर्ती सूची, याद आया? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची, उसका विषय इधर से उधर करना हो। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन संबंधित कोई अन्य उपबंध। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनमें विशेष बहुमत प्लस राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति बहुत ही आवश्यक है। चलिए जानते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जानिएगा। भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है? एकहरी तथा एकीकृत है। प्रश्न आते हैं, भारत में न्यायपालिका कैसी है? एकहरी तथा एकीकृत। सर्वोच्च न्यायालय, पहले एकीकृत क्यों है? क्योंकि सबका केंद्र एक ही जगह है सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था 124 अनुच्छेद, उच्च न्यायालय 214 इसी में चेंज कर दिया, और अधीनस्थ न्यायालय जिसमें जिला न्यायालय आता है। तो ये ऐसे करके एक त्रिभुज करके आप बना सकते हैं। सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, और नीचे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, चलिए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय 124 के बारे में। निर्माण अधिकारिता शक्ति का विनियमन संबंधी अधिकार सब किसको है? संसद को है। संसद में ही नियम पास होता है ये सब। अभी वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, 2019 में संशोधन हुआ है, पहले 30 को रहते थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। न्यूनतम आयु नहीं है। और कोई पूछे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप 35 वर्ष कहिएगा, जी नहीं, 35 वर्ष कुछ नहीं है, न्यूनतम आयु है ये नहीं है। जब माना जाएगा कि वो सही है तब। अधिकतम आयु है 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकते। शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति। योग्यता क्या है? तो पहला तो भारत का नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय मतलब 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5-5 वर्ष तक जज के रूप में काम किया हो, और या फिर या, इसमें या लगा हुआ है, या ये नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष जो है किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष, 2 या 2 से राज्य के अधिक के हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, और इस सब होने के बाद राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि वेता हो, मतलब विधि का अच्छा ज्ञाता हो, तो भी वो बन सकता है। तो ये क्या था? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान थे। यही प्रावधान जो है भारत के महान्यायवादी बनने के लिए भी होते हैं। उच्चतम न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते के बारे में जानते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 रुपये प्रति माह। अन्य लोगों का होता है 2,50,000। अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 प्रति माह। सुविधा वेतन तथा कार्यकाल में कमी नहीं। बीच में मान लीजिए कि उनकी नियुक्ति हो गई है और बीच में चाहे कोई कि इनकी सुविधा में कमी कर दिया जाए या फिर इनके वेतन में कमी कर दिया जाए तो वो नहीं हो सकता। पेंशन के रूप में जो अंतिम माह में जो उनका वेतन होता है उसका 50% मिलता है। मान लीजिए अंतिम में उनका वेतन 6.5 लाख पहुँच गया तो 3.25 लाख रुपये उनको पेंशन हर महीने मिलेगा।
पद विमुक्त कैसे होते हैं? तो पहले तो संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके इनको पद से मुक्त किया जा सकता है, या खुद से त्यागपत्र दे दे। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन रहे थे? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ये नाम याद रखिएगा। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी जो थे सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, 2696 दिन, समझ सकते हैं, लगभग 7 साल, लगभग 7 साल, जी हाँ। सबसे कम दिन तक तो कमल नारायण सिंह रहे थे, 17 दिन तक मात्र रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अवकाश प्राप्त करने के बाद देश के किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अब जज से रिटायर है कहीं जाके वकालत शुरू कर दीजिए, आप नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पहले एक नज़र डाल लीजिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, मौलिक अधिकारों का रक्षक, ये सब इसके अधिकार है। एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जानते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है? संघ या राज्य, केंद्र या राज्य में जो विवाद होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, राज्य और राज्य में विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, एक तरफ 4 गो राज्य, एक तरफ 3 गो राज्य, मतलब राज्य, कई राज्य और कई राज्यों में होगा तो सर्वोच्च न्यायालय। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अब है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए, अपीलीय होता है ना कि हाई कोर्ट सजा दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपका अधिकार है, अपील कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो अपील करवा सकती है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। सभी न्यायालयों के विरुद्ध जो है अपील सुनने का अधिकार है इसको। संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, हर तरह के केस का, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अब मैंने बताया था ना कि परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति। 143 के अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक महत्व का विषय होता है उस पर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137, स्वयं द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति। मान लीजिए निर्णय दे दिया, फिर से उस पर पुनर्विचार कर सकती है, ऐसा नहीं जो निर्णय दे दिया वही होगा। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख मतलब क्या समझते हैं? आपने सुना होगा अशोक का अभिलेख मिलता है। अभिलेख रिकॉर्ड होता है, पत्थर पर दाग दिया जाता है, कभी मिटे नहीं, तो एक अभिलेख न्यायालय भी है। मतलब कि अभिलेख न्यायालय का स्थान इसको क्यों दिया गया है? जितने भी निर्णय होते हैं सबके रिकॉर्ड दस्तावेज को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है इसको। जी हाँ, कितने प्रकार का रिट? 5 प्रकार का। ये रिट के बारे में मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाया था, बताया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, उत्प्रेषण है, तो उसको आप लोग अगले पिछले वाले में देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 214, 124 था सर्वोच्च न्यायालय, ये पलट गया 214 हो गया, है ना। पहले 1, 2, 4 था, अब ये 2, 1, 4 हो गया। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं। आप कहेगा स्टेट तो 29 गो है, 28 गो स्टेट, इतना सारे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत कई राज्य हैं। जैसे 1 से अधिक राज्य क्षेत्र 3 उच्च न्यायालय हैं। बम्बई में महाराष्ट्र एवं गोवा है, गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का है कंट्रोल, और पंजाब में हरियाणा और पंजाब का है। तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय है जिनका जो है राज्य क्षेत्र 1 से अधिक राज्यों पर उनका क्षेत्र है, राज्य पर, केंद्र शासित प्रदेश पर नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह अपदस्थ करने का तरीका, जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय की तरह इनको भी अपदस्थ किया जा सकता है। न्यायाधीश एक ही न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। देखिए, जिस न्यायालय में आप जज के रूप में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, वहाँ आप अपना वकील के रूप में काम नहीं कर सकते। वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि न्यायाधीश जो है एक ही न्यायालय में वकालत और जजमेंट दोनों एक साथ नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? चाहे वो पहले भी अगर रह चुके हैं तो वहाँ वकालत तो कर नहीं सकते। न्यायाधीश की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। योग्यता क्या है? तो पहला योग्यता है कि भारत का नागरिक हो,
10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष वो शपथ लेता है, अधिकतम उम्र 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज की अधिकतम उम्र 65 वर्ष, हाई कोर्ट के जज की अधिकतम उम्र 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वैसे ही है, प्रारंभिक, अपीलीय, दो तो सेम है सर्वोच्च न्यायालय में, यहाँ पे चेंज है। उच्च न्यायालयों में मुकदमों का हस्तांतरण और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। देखिए प्रारंभिक में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तलाक है, विवाह है, न्यायालय की अवमानना करना है, इस सब पर रिट जारी करने का अधिकार भी है। इसको भी ये भी जो है उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकती है। तो प्रश्न आता है कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अलावा उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकती है? कथन सही कथन में तो ये है, कर सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, लेकिन यही है कि उसमें अनुच्छेद कुछ और है, इसमें अनुच्छेद कुछ और है। उसमें अनुच्छेद 32 है, जिसके तहत वो क्या करती है, मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए जारी करती है। यहाँ 226 है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय मतलब फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया है तो इसके विरुद्ध आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कितना बड़ा, कितना अच्छा पावर दिया है आपको। मृत्यु दंड दे दिया, फांसी दे दिया सत्र न्यायालय ने, आपके जिला न्यायालय ने, आप क्या कीजिएगा, चल जाइएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट फिर उस पर विचार करेगा, यानी अपील कर सकते हैं। 5 लाख से अधिक मामलों के लिए अपील कहाँ हो सकती है, उच्च न्यायालय में। पेटेंट, पेटेंट समझते हैं, जैसे कि मैंने पेन बनाया है तो ये मेरा पेटेंट है, दूसरा कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता मेरे अनुमति के बिना। तो पेटेंट, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, इन सब के मामलों की अपील जो है कहाँ हो सकती है, उच्च न्यायालय में। उसके बाद एक और है मुकदमों का हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र। मान लीजिए कि अगर लग रहा हो उच्च न्यायालय को कि कोई मामला, कोई महत्वपूर्ण मामला बहुत दिनों से सत्र न्यायालय में लंबित है, तो उसका स्थानांतरण करवाया सकता है, उसको ट्रांसफ़र करा के जो है उच्च न्यायालय में लाया सकता है, उच्च न्यायालय उस पर जो है सुनवाई करती है। तो ये स्थानांतरण, हस्तांतरण का है। प्रशासकीय अधिकार, प्रशासकीय मतलब जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, जितने भी जिला न्यायालय हैं, उसमें अगर ट्रांसफ़र करना हो, स्थानांतरण करना हो किसी व्यक्ति का, छुट्टी बढ़ाना हो, घटाना हो, प्रमोशन करना हो, इस सबका अधिकार किसके पास है, सुरक्षित उच्च न्यायालय के पास। तो ये प्रशासकीय अधिकार है, शासन चलाना, प्रशासन चलाना। तो उच्च न्यायालय के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे और लूसेंट में पेज नंबर 180 से 190 ख़त्म करेंगे। जल्दी लाऊंगा वीडियो। दोस्तों अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए और नोट्स बनाना जारी रखिए, और नोट्स नहीं बना रहे पढ़ लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो। मेरे वीडियो अगर लेट होते हैं तो लूसेंट से आप कुछ कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए हमेशा, तभी आप सफल होइएगा। रुक रुक के पढ़ के, सांस ले लेके पढ़ने में जो है मज़ा नहीं है, आप भूलते जाइएगा पीछे से। तो और जल्दी मैं इसको भी शुरू करूँगा। ये महाशय बहुत दिन से अटके पड़े हैं, इनको मुझे ख़त्म करना है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसके लिए मैं बहुत दिन तक इसको मैंने रोक लिया है, तो इसको भी मैं जल्दी ख़त्म करूँगा छठ पूजा से पहले। छठ पूजा मुझे फिर से घर जाना है। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर बताइए, आप कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। और कोई कमी हो, कुछ सलाह हो तो मुझे ज़रूर दीजिए। आपके सभी तरह के सलाह मशवरा सादर आमंत्रित है। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।